मेंटल हेल्थ में मुश्किलात कब पेश आती हैं और इनकी क्या क्या निशानियां हैं। अच्छा, बच्चों का घर में मुआयना कैसे किया जाए कि हमारा बच्चा खुदा न खास्ता ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है या फिर हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग एक दूसरे को देखकर हसद करते हैं और अंदर ही अंदर कुटते हैं कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो उसने हासिल कर लिया, मुझे नहीं मिल रहा, या मैं भी यही चीज हासिल कर लूं। ऐसे लोग भी क्या ज़हनी मरीज हैं? आपके पास आने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा रेशो बच्चों की है, खवातीन की है या फिर मर्दों की? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नवाब एडवर्टाइजमेंट। कहीं आप नफ्सियाती तो नहीं हो रहे या फिर आपके चाहने वालों में से कोई नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहा है? लोग पागल कैसे हो जाते हैं, ये सारी की सारी बातें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना इफ्तिखार, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, जो कि उमर बशीर हॉस्पिटल लाला मूसा में मरीजों का चेकअप करते हैं और साथ ही साथ इवनिंग में इलामा इकबाल हॉस्पिटल खारिया में मरीजों का चेकअप करते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की जरूरत कब पेश आती है? किसी भी साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी बेसिक लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, यानी आपके मूड में कोई चेंज आता है या जो डेली बेस के आपके टास्क होते हैं वो आप नहीं कर पाते, आप बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, या आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसी जहनी तकलीफ है जिसकी वजह से आप नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तो इन जगहों पे साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है ताकि आपकी लाइफ एक प्रॉपर वापस पैटर्न पे आ सके। मेंटल हेल्थ में मुश्किलात कब पेश आती हैं और इनकी क्या क्या निशानियां हैं? बेसिकली किसी भी स्टेज पे लाइफ में कोई ना कोई आपके साथ मेजर ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जैसे किसी बहुत नियर वन का आपने उनकी डेथ देखी है, या कोई आपकी लाइफ से चला जाता है, या आपकी डाइवोर्स हो जाती है, या कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है जो कि आपकी पर्सनालिटी को एक शॉक में डाल जाता है या आपकी लाइफ में एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज ले आता है, वहां पे आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, मेंटल हेल्थ इश्यूज में लोगों का डॉक्टर के पास ना जाना और इसको मायूब समझना, ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए तो सिंपली एक मैसेज है, जैसे एक फिजिकल डिजीज होती है वैसे ही मेंटल डिजीज होती है। जब हमें फिजिकली हमारे जिस्म पे चोट लगती है, उसकी दर्द होती है और हम उसके लिए कोई भी दवा करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे ही जब हमें कोई भी मेंटल इशू आता है तो वो इशू हमारी रूह पे एक वोंड छोड़ता है। तो इस सिचुएशन में थेरेपी लेना या मेंटल हेल्थ कोचिंग की तरफ जाना एक बहुत वाइज डिसीजन होता है। ये बाइस से शर्मिंदगी नहीं होता, सिर्फ अक्लमंद लोग ही इस चीज की तरफ जाते भी हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड भी करते हैं। अगर स्टार्ट पे ऐसे इश्यूज से पर्दा ना उठाया जाए तो ये कैसी सूरत हाल और कैसी सूरत पेश कर सकते हैं? ये तो आपके साथ फिर लाइफ लॉन्ग चलेंगे। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या एंजाइटी का शिकार हो गए हैं और आप उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहे, आप उसको ट्रीट ही नहीं करते, तो क्या होता है कि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, वो आपकी शख्सियत का एक बहुत मेजर पार्ट बन जाता है। आप सोचेंगे तो एक डिप्रेशन माइंडेड ही सोचेंगे, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते, आप लाइफ को उस तरह एंजॉय ही नहीं कर पाते या आप खुशी महसूस ही नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर अ डिप्रेस्ड पर्सन। अच्छा, डिप्रेशन की आपने बात की, डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे जरूरी होता है अपने जज्बात को आप खुद सेल्फ अवेयर होके नोटिस करें, देखें कि मुझे मायूसी महसूस हो रही है, उदासी महसूस हो रही है, तो क्यों हो रही है, किस वक्त होती है और उसके पीछे रीजन क्या होती है। एनवायरनमेंट का भी कोई फर्क पड़ता है? 80% आई बिलीव के एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। जहाँ पे हम रहते हैं बेसिकली वो डेफिनेटली हमारे ऊपर अफेक्ट करता है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं, किस सिटी में रह रहे हैं और स्पेशली हमारे घर का माहौल कैसा है। जाहिर सी बात है, टॉक्सिक लोगों में रहने से खुद भी इंसान वैसा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष, जैसा एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह की कंडीशनिंग होती है, तो उसी तरह का फिर हमारी
पर्सनालिटी पे असर भी पड़ता है। अच्छा, मोस्टली लड़कियां शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्रेश होती हैं, इंजॉय करती हैं लाइफ को, उनको जीने का तरीका आता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उदास रहती हैं और अजीब अजीब सी उनकी वो लाइफ चेंज होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये क्या वजह है? ससुराल वजह है या फिर कोई मेंटल हेल्थ इशू है उनके साथ? बिल्कुल, ये दोनों रीजंस हो सकती हैं। बेसिकली शादी से पहले जब बच्ची अपने माँ बाप के घर में होती है तो हर चीज की कमी पूरी हो रही होती है। सही। उन्हें किसी चीज के ऊपर जो है वो नेगेटिव कमेंट नहीं मिलता। पेरेंट्स बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से हर चीज की कमी पूरी करते हैं। उस दौरान अब लड़की के माइंडसेट में ये चीज नहीं होती कि मैं आगे जाऊंगी तो मुझे हर छोटी चीज के लिए क्वेश्चनेबल होना पड़ेगा या एहतियात से मुझे टाइम गुजारना पड़ेगा। मीन ससुराल से उसे वो प्यार नहीं मिलता। बिल्कुल। होता क्या है कि लड़की की जो फैंटेसी होती है एक शादी को लेके और शादी के बाद एक टाइम पीरियड को एंजॉय करने में, रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सही। अच्छा, बच्चों का घर में मुआयना कैसे किया जाए कि हमारा बच्चा खुदा न खास्ता ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है या फिर हो रहा है? बच्चों के तो बिहेवियर्स नजर आ जाते हैं। बच्चे माशाल्लाह बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं जी। हर चीज का इजहार करते हैं, कुछ रो के करते हैं, कुछ गुस्सा करके करते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि लिमिट क्रॉस हो रही है और बहुत लंबे अरसे तक कोई भी इशू चल रहा है तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को असेस करवाएं और उसके बाद अपने घर के माहौल को देखें और देखें कि किन इश्यूज की वजह से आपका बच्चा या बच्ची इन प्रॉब्लम्स का शिकार है। मेल हजरात की तरफ से एक सवाल है कि अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पुरानी से पुरानी बातें याद होंगी लेकिन घर में लेकर जाने वाली कोई चीज भूल जाएंगे, तो ये क्या वजह है? टेंशन वजह है इसकी या फिर कुछ और? बिल्कुल, टेंशन भी है और प्रेशर भी है। हमारी सोसाइटी में हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। घर की 80% 90% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेल के ऊपर होती है। तो ऑब्वियसली जब वो ऑल द टाइम ये सोचेंगे कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या करना है, उस एंजाइटी में, उस प्रेशर वाली सिचुएशन में पॉसिबल ये होता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान उनका हमेशा आगे वाली चीज पे रहता है या गुजरी हुई चीज पे होता है। मैम, कंफ्यूज रहते हैं या डरे रहते हैं? डर भी हो सकता है अपनी अपनी पर्सनालिटी में। अगर तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं तो इसका मतलब है वो डरे हुए भी हैं, सही, अंडर प्रेशर हैं वो। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन में कंफ्यूजन रहती है, ब्रेन कॉन्शियस टाइम पे वर्क ही नहीं करता, यानी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसके अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। माइंड आपका एट द एंड कहीं और चल रहा है। फिर क्या होता है कि जो मौजूदा टाइम होता है उसमें चीजें भूलने लगते हैं। आपके पास आने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा रेशो बच्चों की है, खवातीन की है या फिर मर्दों की है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी इक्वल ही है। अच्छा। क्योंकि मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं अडल्ट साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मेरे पास हर जो है वो एज के अकॉर्डिंग पेशेंट्स आते हैं और कोई भी रेशो कम ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे आते हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को लेके आते हैं और जो एडल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपकी जो शख्सियत है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। अच्छा। ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो कि आपको लोगों से डिफरेंट करते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा, कुछ लोग एक दूसरे को देखकर हसद करते हैं और अंदर ही अंदर कुटते हैं कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो उसने हासिल कर लिया, मुझे नहीं मिल रहा, या मैं भी यही चीज हासिल कर लूं। ऐसे लोग भी क्या ज़हनी मरीज हैं? बिल्कुल, एक लिमिट होती है क्योंकि नेचुरली अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि जब हम कोई भी बेहतर चीज देखते हैं तो जाहिर बात है हमारे दिल में उसकी ख्वाहिश पैदा होती है। अब कुछ हद तक तो उसको हासिल करने की अगर ख्वाहिश है तो दैट इज ओके। लेकिन अगर आप किसी से उस बेस पे नफरत करना शुरू हो जाए और आपके दिल में ये चीज पैदा हो कि ये इसके पास है ही क्यों, हाँ। इसके पास नहीं होनी चाहिए, अच्छा, आप लोगों से उस चीज से जलन और नफरत महसूस करने लगे तो दिस इज अ प्रॉब्लम। बेसिकली ये उन लोगों में होता है जिन लोगों में डेफिशिएंसी होती है इस चीज को लेके, अटेंशन को लेके या मटीरियलिस्टिक चीजों को लेके, लोग हैंडल ही नहीं कर पाते इस चीज को। ऐसे लोग एहसास कमतरी का शिकार बिल्कुल कह सकते हैं। ये नार्सिस्टिक लोग भी हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है कि अगर किसी और के पास चीज अच्छी देखी है या उनसे बेहतर देखी है तो बजाय इसके उसको अप्रिशिएट करने के या एक अच्छा जो है वो स्ट्रेटेजी बनाने के बजाय कि हम भी इसको एक्वायर कर सकते हैं, वो सिर्फ जलन का इजहार करते हैं। ठीक, ऐसे लोगों का इलाज मुमकिन है?
बिल्कुल मुमकिन है कि उन्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपने उस नेगेटिव पैटर्न को बदलना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने ये चीजें फेस ही नहीं की होती, देखी ही नहीं होती, एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, और जब वो दूसरों के पास देखते हैं तो वो जेलसी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का गुमान जो है वो 100% समझते हैं कि ठीक है, हमने जो सोचा वो हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने सोचा कुछ था, हो कुछ गया, और कुछ लोग उसको अपना सिक्स सेंस का नाम दे देते हैं। तो ये क्या वजह है? ये वजह ये है कि लोगों के जो नेगेटिव बिलीव्स हैं किसी भी चीज को लेके, वो इतने पुख्ता होते हैं, उन्हें लगता है कि जो हम सोचते हैं वही सही है, वही जो हमने मेजरमेंट कर लिया है, इससे आगे और कोई चीज ही नहीं है। इन लोगों के पास वो माइंड ही नहीं होता, ऑप्टिमिस्टिक माइंड, के वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे। अगर आपके साथ भी ऐसे मसाइल हैं या फिर आपके चाहने वालों के साथ ऐसे मसाइल हैं, तो प्लीज प्लीज आप नजरअंदाज मत कीजिए और उनका प्रॉपर चेकअप करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट दें उनको, ताकि वो ठीक हो जाएं और दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटें और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। आप डॉक्टर आमना इफ्तिखार के पास आ सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। उमर बशीर हॉस्पिटल आला मूसा में चेकअप करती हैं, इसके अलावा खारिया में लामा इकबाल हॉस्पिटल में चेकअप करती हैं। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।